Hello everyone, I hope you all are doing great. So in today's lecture we will be talking about aggregate demand, aggregate supply, equilibrium approach. एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा कितने सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, दो, हाउस होल्ड्स और फर्म्स. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ टू सेक्टर मॉडल इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, फर्म्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती हैं. सपोज करते हैं कि हाउस होल्ड्स का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1 ईयर में होने वाला है उसकी वैल्यू होने वाली है 360 करोड़. अब इस 360 करोड़ में वो लोग क्या क्या खरीदने का प्लान कर रहे होंगे? ग्रोसरीज खरीदेंगे, फर्नीचर के आइटम खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम खरीदेंगे एंड सो ऑन. फर्म्स आर प्लानिंग टू डू एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 40 करोड़. तो बेटा ओवरऑल कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होने वाली है कंट्री में? 400 करोड़ का सामान लोग खरीदने का प्लान कर रहे हैं. तो दिस विल बी कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. अगर इतनी ही वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स सप्लाई भी करने में इंटरेस्टेड हो जाए, जितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स और फर्म्स डिमांड करेंगे, इतनी ही वैल्यू की गुड्स एंड सर्विस की अगर सप्लाई हो जाएगी तो हम बोलेंगे इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो इकोनॉमी में डिमांड करने वाले दो सेक्टर्स हैं. जब हम बात करते हैं टू सेक्टर मॉडल की तो दो ही कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. बेटा इसको हम लेके चलेंगे इंड्यूस, दैट इज मोर इनकम मींस मोर कंजम्पशन. अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों की कंजम्पशन भी बढ़ेगी. बट इन्वेस्टमेंट को सिंप्लिसिटी के लिए 12th क्लास में हम मान के चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट रहने वाली है ऑटोनोमस. इन्वेस्टमेंट को हम चेंज नहीं करेंगे. तो जो भी अमाउंट फर्म्स स्पेंड करेंगी, वेदर देयर इनकम इज इंक्रीजिंग और इवन डिक्रीजिंग, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन अनचेंज्ड. So you will add up consumption and investment to arrive at aggregate demand in the economy, and that's it for aggregate demand. But for aggregate supply, you should know that when income is on x-axis and your aggregate supply is on y-axis, the values are same for both of them. जितनी वैल्यू के बेटा गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी उतनी ही तो इनकम होगी. अगर मैं अपनी शॉप पर 10 रुपीज का कुछ बेचूंगा तो मेरी इनकम कितनी होगी? 10. तो जितनी सप्लाई उतनी इनकम. तो जितनी सप्लाई लोग एक्सपेक्ट करेंगे उतनी ही वो लोग इनकम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल सेम वैल्यूज की वजह से एक सीधी लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे. ठीक है, पूरा एंगल 90 होता है, ये हाफ से निकल रहा है तो ये 45 डिग्री हो जाता है. एक शेड्यूल से समझते हैं इसको. अब यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, शुरुआत में एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है तो लोगों की इनकम भी कुछ भी नहीं है. फिर भी बेटा लोगों की कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होगी, बेसिक नीड्स पे तो पैसे खर्च करेंगे. सेविंग्स नेगेटिव है, दैट विल बी सेड एज डिस सेविंग्स. इन्वेस्टमेंट विल रिमेन ऑटोनोमस. पूरे के पूरे टेबल में इन्वेस्टमेंट को आपको चेंज नहीं करना है, जो आपने शुरू में एज्यूम कर ली वही आपकी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है. ठीक है, ओके. सो इन शॉर्ट, व्हेन एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, इनकम विल आल्सो इंक्रीज. एज अ रिजल्ट, अगर बेटा इनकम में चेंज आएगा तो उसका रिजल्ट कंजम्पशन पे भी आएगा और उसका रिजल्ट सेविंग पर भी आएगा. व्हाई? बिकॉज इनकम इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स. इनकम को कैसे कैलकुलेट करा जाता है? कितना लोगों ने अमाउंट स्पेंड करा कंजम्पशन पे और इनकम में से कितना पार्ट सेव करा. दोनों कॉलम्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू निकल कर आती है इनकम की. इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है? 0 से 100 में कितना चेंज है? 100. 40 से 120 में 80 का चेंज है और सेविंग 20 से इंक्रीज हुई है. तो अगर इनकम इस टेबल में 100 से इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन 80 से इंक्रीज हो रही है और सेविंग बेटा 20 से इंक्रीज हो रही है. दैट्स हाउ दिस टेबल इज वर्किंग. एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द टेबल इज सेड टू बी ऑटोनोमस. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ओके, सो एग्रीगेट डिमांड इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो बेटा हाउस होल्ड्स करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म्स करेंगी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो लोग कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना डिजायर कर रहे हैं 1 ईयर में, ये वैल्यूज है. मोर इनकम मींस मोर डिमांड. एंड व्हेन दे विल बी मोर एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी, their income will increase. That means that they are supplying more and more in the economy. How do you arrive at aggregate supply? By adding up consumption and savings, because ultimately जितनी सप्लाई करोगे उतनी इनकम होगी. ये रही कंजम्पशन, ये रही सेविंग्स. तो 40 minus 40 will give you 0. Then 120 less 20 will give you 100. And 200 and 0 will give you 200 and so on. Now that we have the values of aggregate demand and aggregate supply, we just have to look for equilibrium. That is the level where both of them are equal to one another. इतनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड्स परचेज करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं खरीदने का.
इतनी ही वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूसर्स भी प्लान करें सप्लाई करने का तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इसको बेटा हम डिजायर्ड लेवल भी बोलते हैं इकोनॉमी का या इक्विलिब्रियम लेवल। ये इन्वेंट्री का डिजायर्ड लेवल है, प्लान कर रहे हैं। पर अगर प्लानिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, फॉर एग्जाम्पल पीपल आर डिमांडिंग मोर एज कंपेयर टू सप्लाई, इनिशियली बेटा डिमांड 80 की है, सप्लाई कुछ भी नहीं है, तो ऐसे इकोनॉमी चल जाएगी क्या? अगर डिमांड लोग इतनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज की कर रहे हैं, सप्लाई उतनी हो नहीं रही है, डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई उतनी नहीं हो रही है, तो ऐसे में इक्विलिब्रियम पर आने के लिए हमें डिजायर्ड लेवल पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लांट इन्वेंट्री को इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा इन्वेंट्री बढ़ाओ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, थोड़ी प्रोडक्शन को बढ़ाओ ताकि हम डिजायर्ड लेवल पर आ सकें। बट अगर हम इस लेवल को देखें तो बेटा केन्जियन थ्योरी के अकॉर्डिंगली इस लेवल को फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। दैट मीन्स कि ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द कंट्री हैव बीन फुली एम्प्लॉयड एट दिस लेवल। बट अगर आप उनको ओवर यूटिलाइज कर लेते हो, लोगों को पहले आप 8 आवर्स की शिफ्ट लगवा रहे थे, अब आप उनको 10 आवर्स की शिफ्ट के लिए काम करवा रहे हो, आप अपनी मशीन को डबल टाइम यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को डबल यूज कर रहे हो, रॉ मटेरियल सब कुछ आपने डबल डबल कर दिया, तो बेटा सप्लाई तो कंटिन्यू करेगी इंक्रीज करना इफ यू विल कंटिन्यूअसली ओवर यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, बट दैट डजंट मीन कि डिमांड उसको मैच कर पाएगी। तो आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम योर सप्लाई इज मोर देन डिमांड इन द इकोनॉमी, देन हाउ कैन यू अटेन योर डिजायर्ड इन्वेंट्री बैक? इन्वेंट्री थोड़ी कम करो, 600 की जगह 500 पे आओ, 500 की जगह 400 पर आओ। तो जितना हम प्लान कर रहे हैं अगर वो कम है तो फिर प्लान ज्यादा करो ताकि आप डिजायर्ड लेवल पर आ पाओ, और अगर हम प्लान को ज्यादा ही कर रहे हैं तो प्लान कम करो ताकि आप डिजायर्ड लेवल पर आ पाओ। अब इसका डायग्राम कैसा दिखेगा बेटा? मैं एक बार पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो पाए। इनकम इज ऑन एक्स एक्सिस इन द इकोनॉमी, इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट वगैरह सब कुछ आपका एक्स एक्सिस पर आता है। एंड देन व्हाट डू वी हैव ऑन वाई एक्सिस? एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। इज इट राइट? एग्रीगेट सप्लाई बेटा एक 45 डिग्री की लाइन होती है, तो अगर इनकम जीरो होगी दैट मीन्स कि सप्लाई भी कुछ भी नहीं हुई है कंट्री में, बट डिमांड जीरो नहीं होगी बेटा, लोगों को फिर भी डिमांड तो करनी ही है, रोटी खानी है बेटा, घर का रेंट देना है, कपड़े पहनने हैं, तो डिमांड ऊपर से शुरू होती है क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी होगी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी होगी, तो इसलिए डिमांड ऊपर से शुरू होगी। बट हाँ, अगर इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, और इस लेवल को हम क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम लेवल। और यहाँ बेटा आर से ये शुरू हो रहा है। अब जल्दबाजी में आके यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन मत लिख देना, क्योंकि आर से जहाँ से डिमांड शुरू हो रही है वो डिमांड है, सिर्फ कंजम्पशन नहीं है। तो एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है। कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड इज मेड अप ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैंने बेटा रीजन थोड़ा सा शेड कर दिया, तो ये जो शेडेड रीजन है इसमें आप लोग देख रहे हो कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। तो इनिशियली शेडेड रीजन में जो डिमांड वाली ये जो लाइन है जिस पे मैं अभी मार्कर चला रहा हूँ, ये वाली लाइन ऊपर है, और एग्रीगेट सप्लाई जिस पर मैं मार्कर चला रहा हूँ वो वाली लाइन अब देखो डॉट के नीचे, ठीक है? जब तक डॉट नहीं आई, जब तक डिमांड सप्लाई मीट नहीं हुए थे, तब तक डिमांड ऊपर थी, सप्लाई नीचे थी। जब डॉट मीट हो गई तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। आफ्टर दैट अचीविंग इक्विलिब्रियम सप्लाई ऊपर चली गई और बेटा डिमांड नीचे हो गई है। तो जब तक डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में, डिमांड जब तक ज्यादा है, कहां तक ज्यादा है? 80 पे भी ज्यादा है, 160 पे भी, 240 पे भी और 320 पे भी एग्रीगेट डिमांड की वैल्यूज एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यूज से ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करोगे? इक्विलिब्रियम को अटेन करने के पहले समझाना पड़ेगा कि जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो कम हो रही है डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री से। डिजायर करते हैं 400, पर प्लान कितनी हो पा रही है? 100, 200 या 300। तो बढ़ाओ थोड़ी सी प्लान इन्वेंट्री ताकि आप इन दोनों को इक्वेट कर पाओ, इक्विलिब्रियम पर आ पाओ। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट को और आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन अटेन इक्विलिब्रियम। और जब ये सिचुएशन खत्म होगी तो एडीएएस पर हमारे लिए इक्विलिब्रियम आ जाएगा इकोनॉमी का। सो दिस इज द डिजायर्ड लेवल। जितनी इन्वेंट्री हम चाहते हैं उतनी ही प्लान हो गई। अगर हम इसके बियॉन्ड चले जाते हैं, रिसोर्सेज को एक लिमिट से ज्यादा यूज कर लेते हैं, लोगों को बहुत एक्स्ट्रा आवर्स के लिए काम करवाते हैं, मशीन को बहुत देर तक यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो सप्लाई वाली जो लाइन है बेटा ये वाली, ये देखो डॉट के ऊपर जा रही है, और जो डिमांड वाली लाइन है डॉट के नीचे जा रही है। ठीक है, इसको इग्नोर करना बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, डबल कर रहा हूँ, बट बिल्कुल भी डबल आपका कोई भी ग्राफ होना नहीं चाहिए। ये मुझसे हो गया, बट अल्टीमेटली एक सीधी लाइन आएगी।
तो ये जो अनशेडेड पोर्शन है, ये वाला जो वी शेप है, सप्लाई ऊपर है, डिमांड नीचे है, सो एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा वैल्यू होगी एग्रीगेट सप्लाई की यहाँ पे। तो इन्वेंट्री जितनी डिजायर है उससे ज्यादा प्लान होगी। थोड़ी आप कम प्लान करो, फिर जितनी प्लान मत करो कि आप डिजायर को भी क्रॉस कर जाओ। इतना यूज नहीं करना है, रिसोर्सेज से इतना एक्स्ट्रा काम नहीं करवाना है, तो बस प्लान कम कर लो, वापस आ जाओ, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जितना होना चाहिए उतना कर लो, एंड यू विल बी बैक टू इक्विलिब्रियम। द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। मैंने आपको पहले एक शॉर्ट में दिखा दिया, दिस इज अ बिगर वन। सो दिस इज द लेवल वेयर डिमांड इज मोर देन सप्लाई। देखो कौन सी लाइन है, ये ब्लैक वाली डिमांड वाली लाइन है ना, यहाँ थोड़ा बेटर दिख रहा है। एंड दिस लाइन इज फॉर एग्रीगेट सप्लाई। कौन सा डिग्री होता है बेटा, ये 45 डिग्री होता है। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट है। सो इक्विलिब्रियम पे जितनी इन्वेंट्री डिजायर है उतनी ही प्लान हुई थी, तो सब सही है। बट अगर हम रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज नहीं करते हैं, लोग अभी भी फुली एम्प्लॉयड नहीं है, तो लोगों को थोड़ी एम्प्लॉयमेंट दो ताकि हम डिजायर लेवल पर आ पाए, एंड देन इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो बेटा वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है। एडी में सी और आई है, इक्विलिब्रियम पर आने के लिए उसको ई तक जाना पड़ेगा, एंड ए एस इज द 45 डिग्री लाइन, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। फाइन, जितनी डिजायर्ड स्पेंडिंग है वो टोटल आउटपुट के इक्वल है। ओ वाई इज योर टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी या फिर टोटल इनकम इन द इकोनॉमी। इसको ना इफेक्टिव डिमांड भी कहा जाता है बेटा, ये आजकल बहुत नाम चल रहा है। इफेक्टिव डिमांड का मीनिंग क्या होता है, या फिर इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल क्या होता है। तो दिस इज इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, और इफेक्टिव डिमांड द लेवल वेयर एडी इज इक्वल टू एएस, इसीलिए इसको इफेक्टिव डिमांड करके बोला जाता है। बट अगर हम ई के पहले वाला रीजन देखेंगे, ये वाला जिससे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये जो बेटा एरिया है, यहाँ पे डिमांड ऊपर है। अब देख रहे हो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये ऊपर चल रही है, ब्लू वाली लाइन नीचे, एम से शुरू हुई है, ठीक है, और इसके बाद ये नीचे हुई है, बट हम बात कर रहे हैं इसके पहले की। यहाँ पे डिमांड इज मोर देन सप्लाई, देन हाउ कैन वी रीच इक्विलिब्रियम इन दिस केस। तो व्हेन प्लांट स्पेंडिंग, जितनी डिमांड होने वाली है वो आउटपुट से ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि कंज्यूमर और फर्म्स मिलकर ज्यादा सामान खरीदने वाले हैं एज कंपेयर टू जितना फर्म्स ऑफर करना चाहती हैं। इसी रीजन की वजह से बेटा जितनी इन्वेंट्री हम प्लान कर रहे हैं वो कम पड़ रही है एज कंपेयर टू जितनी होनी चाहिए। जितनी इन्वेंट्री इकोनॉमी में डिजायर है उससे प्लान हमने कम कर ली, तो इक्विलिब्रियम पर आने के लिए थोड़ी इन्वेंट्री को बढ़ाओ। फाइन, फर्म्स को रिजॉर्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और आउटपुट को, अंटिल इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर वापस नहीं आ जाती। जब बराबर हो गया फिर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्विलिब्रियम। बट नॉट ऑलवेज एडी विल बी मोर देन एएस। समटाइम्स इकोनॉमी अगर रिसोर्सेज को कुछ ज्यादा ही यूज कर लेगी, तो अब मैं ब्लैक वाली लाइन इस पे लगा रहा हूँ, ठीक है, आई विल यूज द ब्लैक मार्कर फॉर एग्रीगेट सप्लाई दिस टाइम। सो एग्रीगेट सप्लाई की जो वैल्यूज है बेटा वो ज्यादा हो रही है। ई के बाद क्या हो रहा है, ब्लैक वाली लाइन ऊपर चलेगी, वापस लाना है इसको, ब्लैक वाली लाइन को वापस लेकर आना है एट पॉइंट ई। हाउ कैन इट हैपन, लोगों को बोलो थोड़ा कम काम करें, 8 घंटे की जगह 6 घंटे काम करवा लो, और जो मशीन ज्यादा यूज हो रही है थोड़ा कम यूज कर लो। फाइन, रॉ मटेरियल थोड़ी लिमिट में यूज करो, ताकि वापस जितनी इन्वेंट्री डिजायर है प्लान भी उतनी ही हो। तो अगर डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाएगी तो डिमांड 45 डिग्री के नीचे आ गई, जो लाइन एएस वाली है 45 डिग्री यहाँ पर एएस के लिए बोला गया, डिमांड इस लाइन के कम हो गई है, नीचे हो गई। तो कंज्यूमर और फर्म्स अल्टीमेटली बेटा उतना सामान नहीं खरीद रहे हैं जितना फर्म्स प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड है। तो इसी वजह से जितना हम प्लान करके चल रहे हैं वो ज्यादा हो गया, तो हमें इतना नहीं चाहिए, हमें ये अनवांटेड है। हाउ टू क्लियर दिस अनवांटेड इन्वेंट्री, थोड़ी सी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, लोगों को बोलो थोड़ा कम काम करो, और प्रोडक्शन भी हम कम करेंगे अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट द इक्विलिब्रियम लेवल वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। फिर दोबारा हमें कुछ भी चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एंड दैट्स एग्जैक्टली एडीएएस अप्रोच। पहले डिफाइन लिखोगे एडीएएस की, कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करोगे, assumptions है कि ये 2 सेक्टर मॉडल में होता है, शॉर्ट रन में होता है, प्राइसेस कांस्टेंट होते हैं। These are the assumptions of ADAS model, and then we have to write the schedule जहां पर ADAS को हमें इक्वल करके दिखाना है, रिमार्क्स बताने हैं जब ADAS से ज्यादा है और जब बराबर है और जब AS AD से ज्यादा है। फिर हमें डायग्रामेटिकली शो करना है इस कंडीशन को, एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल द 3 सिचुएशंस। व्हेन इनिशियली AD इज मोर देन AS, तो जो डिजायर है वो मतलब ज्यादा है पर हमने प्लान कम करा हुआ है, तो प्लानिंग बढ़ाओ ताकि डिजायर तक आओ। जब बराबर हो गया तो कोई चेंज नहीं करना, उसके बियॉन्ड आप प्लान ज्यादा कर रहे हो उतना डिजायर्ड नहीं है, तो थोड़ा प्लान कम करो ताकि ये जो अनवांटेड इन्वेंट्री है वो क्लियर ऑफ हो पाए। दैट्स इट फॉर ADAS मॉडल। Still, if any of the student is having any doubt, difficulty in ADAS equilibrium approach, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle.
एंड दैट्स इट फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट सेविंग एनालिसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला टॉपिक भी, और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में इन्वेस्टमेंट सेविंग्स ही आता है. ये आपको क्लियर हो गया तो इन्वेस्टमेंट सेविंग से भी इक्विलिब्रियम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.